प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 10वां पाठ दो गौरैया के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और व्याकरण जो कि भाषा से के अंतर्गत आता है का दूसरा प्रश्न हम कर रहे थे और इसमें है बहुविकल्पी प्रश्न। वाक्यों के रेखांकित अंश के अर्थ के सामने सही का निशान लगाना। रेखांकित जो है वाक्य दिए हुए हैं और उनके कुछ अंश में रेखा खींची है तो उसे रेखांकित कहा जाता है हिंदी में, और हमें उसका अर्थ, सही अर्थ क्या है वे पता करना है। ये बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में दिया गया। तो शुरू करते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न, और आपको इसको पाठ्य पुस्तक में ही करना है बच्चों, क्योंकि जगह दिया हुआ। तो हम तुरंत अपने दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है वाक्यों के रेखांकित अंश के सही अर्थ के सामने अर्थ के सामने लगाओ, टिक का निशान लगाओ। और कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है क। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। तो डेरा डाले रहते थे, इसे रेखांकित किया गया है। वाक्य पे आप ध्यान दीजिएगा। तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। तो डेरा डाले रहते थे, इसका अर्थ बताना है। डेरा डाले रहते थे का अर्थ क्या होता है? हमारे पास विकल्प दे रखे हैं, 3 विकल्प। पहला विकल्प है घर बनाना, दूसरा विकल्प है कुछ समय के लिए ठहरना, कुछ समय के लिए ठहरना। एक और तीसरा विकल्प है सामान इकट्ठा करना। तो असल में ये जो पाठ के अनुसार हम कहेंगे तो ये
लेखक के जो आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जैसे कि पाठ में कहा गया है कि उसमें बहुत से पक्षी आकर के बैठ जाते थे और तो उसी के लिए ये संदर्भ में बताया तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते थे। तो ये इसका डेरा डालना मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ समय के लिए वे ठहरा कर, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहना मतलब कुछ समय के लिए ठहरना। तो डेरा डालने का क्या अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए ठहरा करते थे। तो ये सही विकल्प है। और पाठ में भी कहा गया था कि वे अपना घर कम और सराय ज़्यादा समझते थे। सराय भी वैसे ही स्थान होता है जहाँ पे लोग कुछ देर के लिए रहते हैं, विश्राम करते हैं और चले जाते हैं। तो ये कुछ समय के लिए ठहरना डेरा डालना कहलाता है। हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ख इसमें है चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए। चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। पहला है पड़ाव डालना। इसमें जो है छावनी डाले हैं, ये रेखांकित है, कुछ भी पुस्तकों में रेखांकित भी नहीं किया है। तो छावनी डाले हुए हैं। कौन कौन सा विकल्प दे रखा है इसका? पड़ाव डालना, दूसरा विकल्प है घर बनाना, और तीसरा है हथियार डालना। तो छावनी डाले हुए है का अर्थ होता है पड़ाव डालना। जो सैनिक होते हैं जब युद्ध या सीमा पर नहीं होते हैं तो वे छावनियों में रहते हैं। तो पड़ाव हम कहेंगे वे उनके रहने का, टिकने का स्थान होता है। घर बनाना नहीं होता है और हथियार डालना भी नहीं। तो सही विकल्प है पड़ाव डालना। तो फिर से एक बार देखिए दोनों को, फिर हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले हुए रहते। तो डेरा डालने का अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए ठहरना। दूसरा था चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। तो छावनी डाले हुए का अर्थ होता है पड़ाव डालना। हम ग पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला है ग। पिताजी के हाथ ठिठक गए। वाक्य है पिताजी के हाथ
ठिठक गए। तो ठिठक गए ये रेखांकित है। विकल्प दे रखे हैं। ठिठुर गए पहला विकल्प है। ठिठुर गए दूसरा विकल्प है। ठक ठक करने लगे। ठक ठक करने लगे। और हम कहेंगे तीसरा विकल्प दिया हुआ है एकाएक रुक गए। एकाएक रुक गए। तो ठिठक जाना का ही अर्थ होता है एकाएक रुक जाना। ठिठक जाने का होता है। ठिठुर गए का होता है ठंड से होता है। जब व्यक्ति के हाथ काम नहीं करते, ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उसको ठिठुरना के लिए ठक ठक। तो इसका हमें है ठकोरा जो होता है। ठकोरा का अर्थ होता है ठक ठक करना। तो ठकोरा अलग हो गया, ठिठुरना अलग होता है। ठिठुरना अधिकतर ठंड के कारण होता है और एकाएक रुक जाने को ही ठिठक जाना कहा जाता है। कोई काम करते करते एकदम से आदमी जब हैरान हो जाता है तो एकाएक रुक जाता है। जैसे ही पिताजी को पता चला कि अरे घोंसला तोड़ने जा रहे थे, लेकिन घोंसले में चिड़िए के बच्चे हैं, तो उनके हाथ ठिठक गए हुए, रुक गए हुए, नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से घोंसला टूट जाए, बच्चे मर जाए। तो ठिठक जाना का अर्थ होता है एकाएक रुक जाना। तो ये सही विकल्प है, इसको आपको सही का निशान लगाना। अब हम अपने भाव प्रश्न पे चलते हैं। आखिरकार उनकी सहन शक्ति चूक गई। आखिरकार उनकी सहन शक्ति चूक गई। रेखांकित है चूक गई। मतलब हमें इसी का अर्थ पता करना है, चूक गई का अर्थ पता करना है। पहला विकल्प हमें दे रखा है समाप्त हो गई। हो गई। उसके बाद दूसरा विकल्प दे रखा है हमें भूल जाना। भूल जाना। भूल जाना। हमें तीसरा विकल्प दे रखा है व्यर्थ होना। व्यर्थ होना। आखिरकार उनकी सहन शक्ति चूक गई। इसका अर्थ होता है समाप्त हो गई, भूल जाना, व्यर्थ होना। तो हम चूक जाना का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। ठीक है, चूक जाना का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। तो सही विकल्प क्या है? समाप्त हो गई। आगे चलते हैं। हमारा अगला है पिताजी छाती फुलाए
कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो यहाँ पे छाती फुलाए का अर्थ है लंबी सांस लेकर, तनकर, गुस्सा होकर, विकल्प दे रखे हैं। तो अब हम अपने ये हमारा अंतिम दूसरा जो प्रश्न है उसका अंतिम भाग है। उसके बाद हम तीसरे प्रश्न पे आ जाएंगे। तो ये है हमारा पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। पूर्ण विराम। पहला विकल्प है लंबी सांस लेकर, लंबी सांस लेकर दूसरा विकल्प हमें दिया है तनकर, तीसरा विकल्प है गुस्सा होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो यहाँ पे छाती फुलाए, तो यहाँ पे छाती फुलाए का अर्थ होता है तनकर, क्योंकि पिताजी काफी प्रसन्न थे, गर्व से थे कि उन्होंने गौरैयों को भगा दिया है। पाठ के अनुसार अगर बोला जाए तो पिताजी छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो वे अपने कार्य से संतुष्ट थे कि उन्होंने गौरैया को भगा दिया है। इसी कारण से वे छाती फुलाकर तनकर, शान से, गर्व से। तो यहाँ पे ये अर्थ था। तो सही विकल्प है तनकर। अब आगे चलते हैं, हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे लिखे शब्द पढ़ो और उन्हें अलग अलग शीर्षक के नीचे लिखो। तो शीर्षक क्या दे रखे हैं इसमें? शीर्षक दे रखा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इन शब्द को हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा और कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न में चल रहे हैं। ये भाषा से के अंतर्गत तीसरा प्रश्न। गौर, इसे भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। नीचे दिए, नीचे लिखे शब्द पढ़ो। पहले आपको शब्दों को पढ़ना है। क्यों पढ़ने के लिए बोला गया बच्चों? क्योंकि हम पढ़कर ही शब्दों के बारे में बता सकते हैं। पढ़ने से ही खासकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान होता है। इसका मैं तरीका भी आपको बता रहा हूं। पढ़ो और उन्हें अलग अलग शीर्षक, उन्हें
अलग 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 शीर्षक के नीचे लिखो, शीर्षक के नीचे अलग अलग शीर्षक के नीचे। और कौन कौन से शीर्षक दिए रखे हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शीर्षक के नीचे लिखें, के नीचे लिखो। तो शब्द पहले मैं पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम लोग शीर्षक जो है, दो शीर्षक हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा अपना पुल्लिंग। और 5-5 शब्द हैं। तो मैं पहले शब्दों को पढ़ लेता हूँ। पढ़ने पे ही हमें जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो है वो सही अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए इसने कहा भी है पहले पढ़िए, बाद में इसको लिखना है। तो पहला शब्द है घर, उसके बाद है फौज, तीसरा है सराय, खिड़की, पर्दे, गुस्सा, अंगीठी, ताली, संगीत, लाठी। तो हम अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान करना चाहते हैं तो ये पढ़ना इसीलिए आवश्यक बोला गया। खासकर अगर हम इसका वाक्य में देखेंगे तो हमें पता चल जाता है। जैसे कि ताली, ताली बजता नहीं है, बजती है। तो इसका अगर हम वाक्य देखें तो क्या है? ताली बजी। कहीं ये नहीं बोला जाता है कि ताली बजा। राहुल ने बहुत अच्छा गाना गाया और ताली या तालियां बजी। राहुल ने बहुत अच्छा गाना गाया और ढेरों तालियां बजी। तो जो है बजी जो है बजा नहीं बोला जाता है, बजी बोला जाता है। ताली हमेशा बजती है, बजता नहीं है। तो ताली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होगी। तो शब्द को पढ़ेंगे, अगर हम उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे फौजें दिल्ली की ओर चली गई। फौज भी स्त्रीलिंग शब्द है। देखने में अजीब सा लगता है कि हाँ फौज में शायद सैनिक रहते होंगे। हाँ होते हैं सैनिक, लेकिन जब फौज होता है वो स्त्रीलिंग में है। फौजें जाती हैं, फौज जाता नहीं है। तो फौज दिल्ली की तरफ चली तो ये स्त्रीलिंग है। जैसे घर, आंधी में घर गिरा, तूफान में घर गिरा। हम ये नहीं बोलते घर गिरी, तो घर क्या हो गया? पुल्लिंग। तो इसीलिए अगर हम किसी शब्द को अगर पढ़ेंगे तो हम और वाक्य में अगर उसका प्रयोग हम देख लेंगे तो हमें अधिकतर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का पता ही चल जाता। तो हम लिखना शुरू करेंगे एक एक शब्दों को। पहले मैं एक बार शब्द को फिर से पढ़ देता हूँ। घर, सराय, पर्दे, अंगीठी, संगीत, फौज, खिड़की, गुस्सा, ताली, लाठी। तो ये कुल मिला के 10 शब्द हैं और हम इन 10 शब्दों को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार लिखेंगे। तो कुल मिला के कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। कौन कौन से? घर, सराय, पर्दे, अंगीठी, संगीत, फौज, खिड़की, गुस्सा, ताली,
लाठी। तो हम इन सबको एक बार पढ़ेंगे और आपको मैं वाक्य में भी प्रयोग करके बताऊंगा, तो आपको जो है जो अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो हम पहला शब्द हमारा हो गया घर, और ये पुल्लिंग है। मैंने आपको बताया तूफान में घर गिरा। हम कभी नहीं बोलते कि घर गिरी। तो पहला शब्द है घर, दूसरा है सराय। सराय में यात्री रहता है, तो सराय भी पुल्लिंग है। घर और सराय। पर्दे उड़ते हैं, उड़ती नहीं है। पर्दे जो है वो भी पुल्लिंग शब्द है। पर्दे। तो फिर से एक बार देखिए, अगर हम उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का स्पष्ट हो जाता है। अगर आप भविष्य में अगर आपको कोई शब्द नहीं आ रहा है तो उसका वाक्य में अगर आप प्रयोग देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन शब्द पुल्लिंग है। तो हमने देखा घर, सराय और पर्दे, ये तीनों ही पुल्लिंग थे। उसके बाद है अंगीठी। अंगीठी स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि अंगीठी जलती है। कभी आपने सुना है अंगीठी जलता है? ठीक है, तो अंगीठी जलाई जाती है, अंगीठी जलाया नहीं जाता। तो ये इससे भी आपको अंदाजा चलेगा अंगीठी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अंगीठी। उसके बाद अगला है संगीत। संगीत सुना जाता है। सबने संगीत सुना। किसी ने संगीत सुनी है? तो संगीत भी पुल्लिंग है। संगीत को हम यहाँ लिखेंगे, संगीत भी पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग को पुल्लिंग के नीचे लिखा जाएगा संगीत। संगीत सुना जाता है, सुनी नहीं जाती। ठीक है ना। अगला है फौज। मैंने आपको बताया फौज कूच करती है। फौज दिल्ली चली। फौज ने दिल्ली कूच किया। तो चली, चली मतलब स्त्रीलिंग, तो फौज भी स्त्रीलिंग में आएगा। खिड़की। खिड़की खुली। आंधी से खिड़की खुली। हम ये नहीं बोलते खिड़की खुला। खिड़की भी स्त्रीलिंग है। खिड़की। खिड़की भी स्त्रीलिंग शब्द है। गुस्सा पुल्लिंग होता है। गुस्सा जो शब्द है वो पुल्लिंग। गुस्सा आया। कोई ये नहीं कहता कि मुझे गुस्सा आई। गुस्सा आया। तो ये भी अच्छा तरीका है पता करने का। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अगर हम वाक्य बनाते हैं तो हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो राहुल को गुस्सा आया या सीमा को गुस्सा आया। हम ये नहीं बोले गुस्सा आई। सीमा को गुस्सा आई ये गलत है। सीमा को गुस्सा आया, राहुल को गुस्सा आया। दोनों के लिए गुस्सा पुल्लिंग ही शब्द रहेगा। अब अगला है हमारा ताली। ताली बजी। मैंने आपको स्त्रीलिंग के बारे में ताली के उदाहरण बताया था। राहुल ने गीत गाया और दर्शकों ने ताली बजाई। बजाया नहीं, बजाई। तो स्त्रीलिंग है। और अंतिम शब्द है लाठी। लाठी लाठी चलती है, चलता नहीं। सुना होगा लाठी चली। तो लाठी चली का अर्थ होता है कि वे भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द एक बार देख लिया जाए। अंगीठी, फौज, खिड़की, ताली, लाठी, ये सब स्त्रीलिंग थे। पुल्लिंग में है घर, सराय, पर्दे, संगीत, गुस्सा। फिर से एक बार देखा जाए
स्त्रीलिंग में है अंगीठी, फौज, खिड़की, ताली, लाठी, और पुल्लिंग में है घर, सराय, पर्दे, संगीत, गुस्सा। तो बच्चों आज के लिए हमारा तीसरा प्रश्न हमने कर लिया। शेष प्रश्नों को कल करेंगे। आपका गृह कार्य है, इसको याद रखें, इसको अपने बुक के पाठ्य पुस्तक में ही करना है। पाठ्य पुस्तक में जगह दिया हुआ है, इसीलिए आपको दूसरा और तीसरा प्रश्न को पाठ्य पुस्तक में करना है और याद भी करना। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।